सभी भाइयों दे राम राम। आज हमारे पास एक फ्रिज आया हुआ है वीडियोकॉन का। आप देख सकते हैं इसमें केवल ऊपर बर्फ़ जम रही है, बाकी कहीं बर्फ़ नहीं जम रही है। हम आपको पूरा फ्रिज दिखाते हैं। फ्रीजर आपको दिखाया, यही वो फ्रिज है 180 लीटर का, जिसमें वीडियोकॉन का 5 स्टार रेटिंग का फ्रिज है ये, सॉरी 4 स्टार रेटिंग फ्रिज है। और इसमें बर्फ़ नहीं जम रही है और चोकिंग हुई है। हम लोग फिर से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम किस तरह से इस समस्या का समाधान करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी जॉइंट्स लगे होते हैं ना, उनमें अपन कस के रगमाल मार देंगे। उसके बाद कनेक्शन खोलेंगे। आप देख सकते हैं हमने एक कनेक्शन खोल दिया है, दूसरा कनेक्शन खोल रहे हैं। और ये जो फ्रीज़र की रिटर्न पाइप है, वो पाइप है जो निकाल रहा हूँ मैं गर्म करके। इसको कोई भी कनेक्शन खोलते समय ताकत का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अच्छे से पहले लाल कर लें। जब आप लाल करेंगे तो जितना भी ये टाँका लगा रहता है वो पानी की तरह बहता हुआ दिखेगा। जब पानी की तरह बहता हुआ दिख जाए समझ लीजिए पूरी तरह से गर्म हो गया। प्लास की सहायता से आप आराम से उसको निकाल लीजिए, निकल आएगा। थोड़ा सा समय ले लेता है क्योंकि अभी सर्दी का समय चल रहा है, तो हमको टाँका थोड़ा सा ज़्यादा हीट देना पड़ता है। गर्मी में थोड़ा सा कम समय लगता है, लेकिन गर्म आराम से कर लें, खूब ढंग से लाल कर लें। जब ये लाल हो जाएगा तो आप आराम से पाइप को निकाल पाएंगे। और निकालते समय ध्यान रखेंगे, जब भी कभी पाइप निकलता है तो हल्की सी लौ फेंकता है। कई बार ऑयल की वजह से भी होता है, गैस की वजह से भी होता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि अपने आप की सुरक्षित दूरी रखें फ्रिज से। फ्रिज की गैस रिलीज करते समय भी ध्यान रखिए बंद कमरे में गैस रिलीज ना करें, क्योंकि R600A जो गैस है वो फ्लेमेबल होती है जो फ्रिज में पड़ती है। तो इस चीज़ का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। जब कनेक्शन खुल जाएगा तो 1 सेकंड के लिए उसको दूर कर दीजिए ताकि वो ठंडा पड़ जाए, नहीं तो चिपक जाएगा। फिर कंप्रेसर जैसे ही अपन ने चालू किया तो हम देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा ऑयल चोकिंग हो रखा है। यही कारण था फ्रिज ठंडा करना बंद कर दिया था। अब आप देख रहे होंगे कि हमने अभी कुछ भी नहीं किया है, केवल कंप्रेसर को सिंपल चालू कर दिया और ये कितना बड़ी मात्रा में इसमें से तेल अपने आप से निकल रहा है। तो जब तक तेल निकल रहा है हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, कंप्रेसर को चालू रखेंगे ताकि जितना खुद से निकलता निकल जाए। अब हम लोग फ्लैशिंग करना शुरू करते हैं। आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा तेल है, देखना कितनी झार तेल की निकल रही है। और फ्लैशिंग करते समय अंगूठे की सहायता से इसको पाइप को दबा लेंगे और फिर झटके से छोड़ेंगे, फिर दबाएंगे, फिर झटके से छोड़ेंगे। ये देखिएगा कितना बड़ी मात्रा में तेल निकल रहा है। आपको बिल्कुल धुआं ऐसा दिख रहा होगा, ये धुआं नहीं है, ये सारा का सारा ऑयल है जो कि हमारे फ्रिज में भरा हुआ है। किसी फ्रेंड्स को मालूम है कि ऐसा क्यों होता है तो मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये ऑयल चोकिंग क्यों होता है। फिलहाल जब तक इस कंप्रेसर से तेल फ्रीजर से तेल जब तक निकलता रहेगा हम कंटिन्यू इसी तरह से फ्लैशिंग करते रहेंगे। फ्लैशिंग बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी फ्रिज में गैस चार्जिंग पर। अगर आप फ्लैशिंग अच्छा करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। कुछ भी करिए लेकिन फ्लैशिंग करने में कोई जल्दबाजी नहीं करना है। जब तक तेल आ रहा है तब तक आप फ्लैशिंग करते जाइए। कई बार अपना टेक्नीशियन भाई ज़्यादा ऑयल चढ़ा होता है तो फ्रीजर को साफ़ करने के लिए पेट्रोल भी भर देते हैं, वो भी ठीक है, पेट्रोल भी आप डाल सकते हो, लेकिन कोशिश करिए कि हम CTC का प्रयोग करें। अगर CTC नहीं अवेलेबल है, हर जगह नहीं मिलता है और कई बार टेक्नीशियन भाई के पास नहीं होता है, कस्टमर के पास नहीं होता है, तो आप पेट्रोल से भी फ्लैशिंग कर सकते हैं। आपने देखा मेरी हथेली में कितना बड़ी मात्रा में तेल निकला हुआ दिखाई पड़ा है। तो अभी भी हम फ्लैशिंग ही कर रहे हैं। फ्लैशिंग करने के लिए आपके अंगूठे में जान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ताकत से आप बंद करेंगे उतना जल्दी से जल्दी तेल निकलेगा। क्योंकि फ्लैशिंग करने में यही सबसे बड़ी चीज़ है, अंगूठा दर्द करने लगता है। हो सके तो रबड़ वगैरह चढ़ा लिया करिए, उससे भी अंगूठा कटता नहीं है। लेकिन कई बार अंगूठा भी कट जाता है, पैसा ऐसे ही नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई, तब पैसा कस्टमर देता है। और उसके बाद भी उन लोगों को टेक्नीशियन की कोई इज्जत नहीं करता है। हम लोग कितना मेहनत करते हैं कस्टमर के लिए। देखिए अभी भी मैं फ्लैशिंग कर ही रहा हूँ और ऑयल है कि निकलने का
चलता है, निकलता ही जा रहा, निकलता ही जा रहा, बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। अबे जल्दी जल्दी निकल जा, कितना निकलेगा मेरा भाई। अब तो अंगूठा भी मेरा दर्द करने लगा है। बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा भाई। हमारा फ्लैशिंग लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हम फ़िल्टर को जोड़ रहे हैं। फ़िल्टर जोड़ते समय हर बार मैंने फिर बताया है, कैपिलरी की वेल्ड करते समय टेम्परेचर का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर कम होगा तो वेल्डिंग अच्छा नहीं होगा, और टेम्परेचर आप ज़्यादा कर देंगे तो कैपिलरी हमारा मेल्ट हो जाएगा। आपका सारा का सारा किया हुआ ना जितना सब पानी भर जाएगा। दूसरी चीज़, फ़िल्टर को कंडेंसर जाली के साथ जोड़ते समय फ्लैक्स का यूज़ ज़रूर करें। मैं तो कहता हूँ सारे टाँके लगाते समय फ्लैक्स का यूज़ करिए। फ्लैक्स की ये क्वालिटी है कि अगर उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो फ्लैक्स उसको ख़त्म कर देता है और टाँका को बहुत ही अच्छा और बहुत साफ़ जोड़ता है। इसलिए टेम्परेचर बहुत मायने रखता है हमारे काम में। अगर कम हुआ तो वेल्डिंग अच्छा नहीं होगा, गैस लीक कर जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगा। ज़्यादा हो जाएगा तो कैपिलरी मेल्ट हो जाएगा और फिर भी आपको प्रॉब्लम होगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, कभी भी वेल्डिंग रॉड को ऐसे ना रखिए। एक बार मेरी ही वेल्डिंग रॉड मेरे पैर में लग गई थी, मैं भूल गया था, मेरा पैर बहुत बुरी तरह से जला था। तो हमेशा वेल्डिंग रॉड को ठंडा कर लें। कई बार हम लोग काम करते समय यही भूल जाते हैं कि वेल्डिंग हमने किस तरफ से करी है, और जहाँ गर्म होता है वहीं से उठा लेते हैं। इसके बाद NRV में हम अंदर का जो पिनवाल होता है, पिनवाल को लगा देंगे, पिनवाल को अच्छे से कस देंगे। उसका जो कैप होता है वही उसका रिंच भी होता है, उसमें खांचा बना होता है। पिनवाल को रख के और अच्छे से कस दीजिए। कुछ लोग पिनवाल बोलते हैं, कुछ टेक्निकल भाई और टेक्निकल भाषा में से NRV बोलते हैं, नॉन रिटर्निंग वाल। इसमें गैस एक तरफ से जाती तो है, दूसरी तरफ से अपने आप से नहीं निकलती, इसीलिए इसे NRV कहते हैं। पिनवाल भी हम लोग दूसरी भाषा में बोल देते हैं। पिनवाल को लगाने के बाद अब देखिए, आपकी जो चार्जिंग लाइन है उसमें एक पॉइंट बना होता है। वो पॉइंट इस पिनवाल को प्रेस करने के ही लिए होता है। तो अब हम जिस तरफ पॉइंट बना होता है उसी तरफ से पिनवाल में चार्जिंग लाइन को कस देंगे। चार्जिंग लाइन को कसने के बाद में चार्जिंग लाइन का ध्यान रखेंगे, अच्छे से कसेंगे। कई बार यहाँ से क्या है कि एयर ले जाता है सिस्टम हमारा, और हमारी सिस्टम चोक कर जाता है, फिर से आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। तो चार्जिंग लाइन थोड़ी अच्छी क्वालिटी का रखें। समय समय पर जो रबड़ लगी रहती है उसको बदलते रहें ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना हो। और चार्जिंग लाइन को हम कहाँ कसेंगे, देखिए ये चार्जिंग लाइन को हमने नीचे वाले पॉइंट पे कसा, क्योंकि नीचे वाला पॉइंट जो होता है वो डायरेक्ट हमारे जो वो गेज मीटर की सुई होता है उससे कनेक्ट होता है, और साइड वाला जो पिन होता है वो हमारा गेज के वॉल से कनेक्ट होता है। क्योंकि हम जब बंद चालू करते हैं तो हम साइड वाले को बंद चालू करते हैं, कंप्रेसर में जो लाइन जाती है वो सीधे सीधे हम नीचे वाले में जोड़ते हैं जो सुई में जाती है, तभी हमको बैक प्रेशर दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसको कसने के बाद अब हम इसका जो दूसरा सिरा है, जो हमारा ऑन ऑफ वॉल है, उसके बिल्कुल ठीक सामने गेज मीटर में कस देंगे। यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी किधर भी कस दीजिए। वॉल पे, ऑन ऑफ वॉल पे कसते समय हमें नहीं ध्यान देना है, लेकिन हाँ उसमें करते समय जो पिन है वो हमारा NRV के ऊपर ही होना चाहिए। अब हम इसको उठा के दूसरे को अपने वैक्यूम पंप मोटर पे कस देंगे और वैक्यूम को शुरू कर देंगे। वैक्यूम पंप चालू करेंगे तो आप देखिएगा कि हमारा सुई जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को वैक्यूम कहते हैं। देखिए सुई आपको देखो नीचे जाती हुई दिख रही होगी। ये देखो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया है। चूँकि ये रात का समय है और टॉर्च में जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ उतना प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं है, तो आपको मीटर थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए ये नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया है, माइनस में जाना का शुरू कर दिया, -30 तक जाएगा। अब हमारा एक प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें एंटी चोक डालेंगे। कई बार कुछ भाई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हम एंटी मॉस्ट जो होता है वो हम कैसे डालते हैं। तो देखिए कैसे डालते हैं, बहुत आसान सा तरीका होता है। जो हमारी चार्जिंग लाइन है उसको आप पकड़िए, जो वैक्यूम के लिए लगाई थी, वैक्यूम पंप में जो लाइन गई थी उसको खोलना है, कंप्रेसर वाले को नहीं खोलना, नहीं तो आपका वैक्यूम ख़राब हो जाएगा। मीटर को पहले बंद कर देंगे, लाइन को खोलेंगे, काटेंगे और जो हमारी चार्जिंग लाइन है उसके अंदर डाल देंगे। देखिएगा
आप 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे इसका काम बेसिक इतना होता है कि सिस्टम में चुकिंग नहीं होने देता है। ये देखिए हमने आराम से डालना पड़ जाता है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसको डालने में। आराम से काटिए और पाइप के अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि अंदर जा रहा है, पाइप में पड़ गया हमारा। अब हम इसको वापस से गेज में कस देंगे। अब समझने वाली बात है, हमने यहाँ से इसकी एक लाइन को गेज में कसेंगे और जो दूसरा हिस्सा होगा वो हमारी जो कैन है R134A। R134 के बारे में एक बात मैं और बता दूं, R134A अगर आपके पास गैस नहीं है तो आप हाइड्रोकार्बन भी डाल सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल बढ़िया काम करती है। अगर आपके पास R134 नहीं है तो आप उसकी जगह हाइड्रोकार्बन डाल दीजिए। हमने देखिए यहाँ से वाल को खोलेंगे और डालते समय हमेशा कैन को उल्टा करेंगे ताकि हमारा लिक्विड ही सिस्टम में जाए। अब क्या करेंगे, अभी जब हमने लाइन खोली तो इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर आ गई एयर। अब हम इसको एयर को, इस पाइप की एयर को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे फर्जिंग। फर्जिंग कैसे करते हैं वो भी आप देख लीजिए। अब इसमें गैस है, एंटी चोक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से थोड़ा सा ढीला करेंगे। वो मैंने थोड़ा सा ऊपर उठा रखा है, शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, ये हमने ढीला किया, देखो ये प्रेशर निकला। इससे क्या है कि हमारा थोड़ा सा एंटी चोक भी चला जाएगा और हमारी जो पाइप में एयर थी वो भी निकल जाएगी। अब हमारा ये भी वैक्यूम हो गया। अब हमारे पूरे सिस्टम में कोई एयर नहीं बची। हम फिर से गैस को खोलेंगे। गैस को खोलने के बाद वैक्यूम को तोड़ेंगे। हम अभी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं करेंगे, सबसे पहला काम है हमारा वैक्यूम को तोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, गैस को खोलेंगे, उसके बाद में कैन को बंद करेंगे वापस से, और हम पहले सिस्टम की वैक्यूम को तोड़ेंगे। वैक्यूम तोड़ना बहुत ज़रूरी है। वैक्यूम तोड़ने से पहले हम कंप्रेसर स्टार्ट नहीं करते हैं। हम जैसे ही वाल्व खोलेंगे तो हमारी गैस यहाँ से होते हुए, पाइप से होते हुए सीधा कंप्रेसर में चली जाएगी, यानी कि हमारे फ्रिज में चली जाएगी। ये देखिए मैंने खोल दिया। खोलने के बाद में जब पूरी गैस अंदर चली गई तो हम इस वाल्व को वापस से बंद कर देंगे। वाल्व को वापस बंद कर दिया। वाल्व को वापस बंद करने के बाद हम 5 मिनट फ्रिज को ऐसा ही छोड़ देंगे। अब हम दोबारा से कंप्रेसर को चालू करेंगे और फिर से अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है गैस चार्जिंग करने का। 5 मिनट का समय इसलिए देते हैं ताकि जो गैस है वो अपनी जगह अंदर बना ले और हमारा जो बैक प्रेशर है वो बिल्कुल ओरिजिनल बैक प्रेशर हमको दिखाई पड़े। आप जैसे ही कंप्रेसर को हम चालू करेंगे, आप देखेंगे सुई हमारी वापस से नीचे की ओर जाने लग जाएगी, वापस से जाने लगेगी। अब हम 5 मिनट चला के भी वेट करेंगे कि गैस का सर्कुलेशन अच्छे से पूरे सिस्टम में हो जाए। ड्रेन की बता रहे, जो भाई कभी कभी हॉस्पिटल गए हैं उन्होंने देखा होगा ना कि जब ब्लड चढ़ाया जाता है तो आपने देखा है बहुत धीरे धीरे एक बूंद चढ़ता है, फिर 5 मिनट वेट करता है, फिर एक बूंद गिरता है, फिर 5 मिनट बाद एक बूंद गिरता है, कि पुराना वाला खून जो है पूरे शरीर में घूम जाए। तो वही सिस्टम ये समझ लीजिए कि आप इस फ्रिज में जो ये कंप्रेसर है वो इसका दिल है। अब आप इसमें खून चढ़ा रहे हैं तभी ये जिंदा हो पाएगी, नहीं तो ये मरी पड़ी है। तो हम खून चढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे गैस की चार्जिंग हम लोग बहुत स्लो स्पीड से करेंगे, फिर वेट करेंगे, बिल्कुल जरा सी गैस छोड़ेंगे, फिर से हम वाल्व को बंद कर देंगे और फिर चला के हम चलते हुए कंप्रेसर में थोड़ा सा वेट करेंगे, छोड़ेंगे, वेट करेंगे, छोड़ेंगे। गैस चार्जिंग में कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जितना आराम से आप गैस चार्जिंग करोगे रिजल्ट आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि अभी भी हमारा जो गेज है -20 के आसपास रुका हुआ है। अब हम इसमें फिर से गैस छोड़ेंगे। समय समय पर हम जाली का टेम्परेचर भी चेक करते रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है जाली में टेम्परेचर ना आ रहा हो, क्योंकि जाली हीट होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे गैस पूरी होगी जाली हीट होगी, हमारा फिल्टर भी हल्का सा टेम्परेचर लेने लगेगा और अंदर का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। देखिए हम फिर से थोड़ा सा गैस को छोड़ा और तुरंत बंद कर दिया, फिर थोड़ी देर वेट करा, फिर थोड़ा सा गैस छोड़ेंगे। 6 बजे है, 10 बज गया यार, अब बंद हो गए होंगे सारे।
अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी मैंने गैस छोड़ा है, थोड़ा अंदर से चला जाए, पूरे सिस्टम में रन कर जाए। जब रन कर जाएगा तो फिर से गैस छोड़ दिया जाएगा। हल्का से छोड़ेंगे, फिर बंद करेंगे। ये देखो मैंने गैस को फिर से रिलीज़ किया और फिर से तुरंत बंद कर दिया। अब इतनी देर में कितना गैस गया? बिल्कुल ज़रा सा गैस गया। लेकिन अगर हम ज़्यादा गैस छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा कंप्रेसर पंप डाउन हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में गैस जाने से हमारी गैस भी चोक हो सकती है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, कंप्रेसर को भी नुकसान हो सकता है और आपके किए हुए पूरे काम पर पानी फिर सकता है अगर आपकी गैस चोक हो गई। क्योंकि गैस अगर चोक हो गई ना तो सारा प्रोसेस आपको ना जीरो से करना पड़ेगा। उसमें आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, आपका फ़िल्टर ख़राब हो जाएगा, एंटी चोक ख़राब होगा, पूरी की पूरी गैस ख़राब होगी, वेल्डिंग रॉड ख़राब हो जाएगी और एलपीजी जो आप यूज़ करते वेल्डिंग करने लिए वो सब सारा काम बर्बाद हो जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। तो गैस चार्ज करिए, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। गैस चार्ज आधे घंटे में आपकी गैस चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी। हम खाली गैस चार्जिंग की बात कर रहे हैं, पूरे सेटअप में तो टाइम लगता है। काम नहीं होता। आराम से कर लीजिए, नहीं था, 15-20 मिनट में गैस चार्जिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। 20 मिनट में गैस आप सिस्टम में छोड़ देंगे। तो हम धीरे धीरे से लेते हैं, 15-20 मिनट का समय लेते हैं, धीरे धीरे गैस चार्जिंग करते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया, अब मैं बता रहा हूँ। जो R134 रेफ्रिजरेंट होता है या इसका जो रिप्लेस है हाइड्रोकार्बन, दोनों ही गैसें एक ही गैस को आप मान सकते हैं। तो इसका जो बैक प्रेशर होता है वो कितना होता है? 10 psi। जी, बैक प्रेशर हमारा जो होता है वो 10 psi होता है। किसी भी सिस्टम में गैस चार्ज करने के दो तरीके हैं, या तो आप वेट करके गैस चार्ज कर दीजिए, अगर वेइंग स्केल नहीं है, वैसे वेट करके चार्ज करना सबसे ही अच्छा तरीका होता है। और अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है तो आप बैक प्रेशर से गैस चार्ज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों प्रोसेस एक जैसे ही हैं। बैक प्रेशर हमारा R134 रेफ्रिजरेंट जो होता है उसका जो बैक प्रेशर होता है वो 10 psi होता है। ठीक, 10 psi से ज़्यादा और कम हम करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। एक आध पॉइंट प्लस माइनस चल जाता है, लेकिन ये नहीं है कि 10 psi का है। और हम कई बार नए टेक्नीशियन भाई के साथ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो क्या करते हैं, ज़्यादा गैस का मतलब ज़्यादा कूलिंग। ऐसा नहीं होता, आप गैस ज़्यादा कर देंगे तो भी कूलिंग नहीं आएगी। फ्रिज ठंडा करेगा, पानी बनाएगा और सक्शन लाइन पे हमारे आइस आ जाएगी। तो ऐसा ना करें, उससे हमारा कंप्रेसर ओवरहीट होगा क्योंकि लोड उस पर ज़्यादा होगा और वो कंप्रेसर हमारा पंप डाउन हो जाएगा या कंप्रेसर सीज हो सकता है। तो इस चीज़ से बचें। ज़्यादा गैस चार्जिंग करोगे आपका भी नुकसान है, आपकी जितने में 2 फ्रिज बनने थी उतने में 1 बनेगी। तो गैस का बैक प्रेशर बिल्कुल एक्यूरेट रखिए। 10 से अगर 10 है तो आप 10 ही रखिए। 1% प्लस माइनस चल जाता है, लेकिन ज़्यादा करने की कोशिश मत करिए। आप गैस चार्जिंग को देखते जाइए। देखिए हमारा लगभग कंप्लीट होने का नंबर आ गया है गैस चार्जिंग का। ये देखिए हमारा बैक प्रेशर धीरे धीरे मेंटेन होता हुआ है। यही एक ऐसा स्टेप है जो बहुत सावधानी पूर्वक आपको देखना चाहिए। इसका मतलब वीडियो थोड़ा सा लंबा बना है, उसका कारण ये था कि हमने इस पूरे वीडियो में पूरे सेटअप को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कवर किया हुआ है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट्स करिएगा। हम आपके डाउट का निराकरण ज़रूर करने की कोशिश करेंगे, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। कोई टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ हम नहीं करते हैं। अब धीरे धीरे हमारा गैस आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम वीडियो को करते हैं फॉरवर्ड और आपको दिखाते हैं कि किस तरह का हमारा रिजल्ट इसमें आया हुआ है। ऊपर साइड में कूलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तरीका वही है, स्लो बाई स्लो बाई स्लो बाई स्लो।
कोई शॉर्टकट वायर रास्ता नहीं है मुझे पता कि हम आपको बता दें और आप बस 2 मिनट में चटाक से यूँ चुटकी बजाई और ऐसे गैस कंप्लीट हो गई। ऐसा नहीं हम कर सकते। गैस चार्जिंग बिल्कुल थोड़ी सी छोड़िए, फिर वेट करिए, फिर छोड़िए, फिर वेट करिए, फिर छोड़िए, फिर वेट करिए। अगर इस नियम को फॉलो करेंगे तो आप 100% सक्सेस होंगे ही होंगे। हमारा गैस चार्ज कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी थोड़ा बहुत बैक प्रेशर कम ज़्यादा है हम उसको केवल मेंटेन कर रहे हैं, बाकी अब हमारा गैस चार्जिंग कंप्लीट हो गया है। इतना ही प्रोसेस होता है गैस को चार्ज करने का। हमारा गैस चार्जिंग जैसे ही कंप्लीट होगा हम 5 मिनट वेट करेंगे सिर्फ, और आपको उसका रिजल्ट दिखाएंगे कैसा आया। जब भी गैस चार्जिंग करते हैं कंडेंसर जाली को हाथ लगा के, फिल्टर को हाथ लगा के बराबर चेक करते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे गैस की क्वांटिटी आपकी पूरी होती जाएगी वैसे वैसे आपकी जो हीटिंग है वो बढ़ती जाएगी और जो अंदर की कूलिंग है वो भी आना शुरू हो जाती है। अगर आपकी हीटिंग जाली में प्रॉपर नहीं आ रही है इसका मतलब आपकी गैस प्रॉपर चार्ज नहीं हुई है। उसको चेक करिए, गैस आपकी कहीं ना कहीं से चोक कर रही है। जाली समान रूप से गर्म होती है, हाँ ऊपर थोड़ा सा गर्म ज़्यादा होती है, नीचे आते आते गैस में टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि ऊपर जाली बहुत गर्म हो और नीचे हमारा जो जाली है वो बिल्कुल ठंडी हो जाए, फिल्टर हमारा बिल्कुल नॉर्मल पड़ा रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, फिल्टर का भी टेम्परेचर बदल जाएगा। देखिए हमारा गैस कंप्लीट 10 psi का हो गया है। अब हम क्या करेंगे, चार्जिंग लाइन अपना निकाल लेंगे और टेफ्लॉन टेप को लगा के, टेफ्लॉन इसलिए लगा देते हैं ताकि हमारी गैस यहाँ से लीक ना करे, दोबारा कभी काम करना हो तो हम आराम से कर सकते हैं। आप इसको पंच करके वेल्ड भी कर सकते हैं, हालांकि वेल्ड करना ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन हम वेल्ड नहीं करते हैं। हम पिनवाल में अच्छे से टेफ्लॉन लगा के और इसके कैप को लगा देते हैं, ताकि अगर पिनवाल लीक भी कर जाएगा तो भी हमारा जो गैस है वो बाहर नहीं जाती है। हम इसीलिए टेफ्लॉन का यूज़ करते हैं, 100% सील हो जाता है। इसके बाद झाग लगा के पूरे सेटअप को चेक कर लेना है अच्छे से कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जितने भी आपने टाँके लगाए हैं उतने सारे वेल्डिंग पॉइंट को, ब्रेजिंग पॉइंट को आप चेक करिए कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। और जब संतुष्टि हो जाए तो ये देखिए हमारा काम यहाँ से फाइनल। अब हम आपको दिखाते हैं कि फाइनल रिजल्ट हमारा किस तरह का है। आप चलते हैं फ्रिज के अंदर की तरफ। यही वो हमारा फ्रिज है, काफ़ी पुराना फ्रिज है कस्टमर का, क्योंकि आप जो सब लोग जानते हैं वीडियोकॉन वन ऑफ द बेस्ट कंपनी था, लेकिन अफसोस कि वीडियोकॉन का प्रोडक्ट बंद हो गए। ये देखिए फ्रीजर में दिखा रहा हूँ, और फ्रीजर में देखिए किस तरह के, ये देखो पानी का ड्रॉप मैंने रखा था चेक करने के लिए, वो जम गया है पूरा, और पूरे में एक बढ़िया सी आइस की लेयर, हल्की सी पतली सी आइस की लेयर आ चुकी है, जिसे वेपर बोलते हैं। देखिए आपको, देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आ चुका है। और आज का एक और प्रोजेक्ट हमारा फाइनल हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।